हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी 8th क्लास होगी इंटीग्रेशन की, जिसमें कि जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उसमें हमने 19.2 एक्सरसाइज के 42 और 3 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था। आज हम उसके आगे चल रहे हैं और देख रहे हैं कितने क्वेश्चन हैं, जितने भी हैं उनको आज कराते हैं और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और देखते हैं क्या अप्रोच है इसकी सॉल्व करने की। तो ध्यान से देखना। आप देखो डियर स्टूडेंट्स, आप सॉल्व करेंगे इसको। ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले के दो क्वेश्चन हैं, सॉरी दो क्वेश्चन थे जो कि मैंने छोड़े हुए थे और मैंने आपको दिया हुआ था कि आप कर लेना, और आई होप आपने कर भी लिया होगा। एक बच्चे की कमेंट आई है अभी तक हमारे पास कि क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप देखें कि 45 नंबर के क्वेश्चन से जो आगे दिए गए हैं वो सारे एक टाइप के क्वेश्चन है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए, इट इज गिवन दैट f dash of x is equal x minus 1 upon x square। हमें f dash of x से f of x फाइंड करना है। तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं चल रहा है। एक छोटी सी बात, जब आप डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे तो क्या करते थे कि d बाई डी ऑफ dx करते थे f of x का, और आपको f डैश ऑफ x मिलता था। इस समय पर उसी का रिवर्स करेंगे, मींस यदि आप f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको इजीली f ऑफ x मिल रहा होगा। तो आप यहां पे दे सकते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, f डैश ऑफ x dx इज इक्वल, इंडिविजुअल टर्म मैं यहीं से कर दे रहा हूं, आपको समझना है, x dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx। डियर स्टूडेंट, समझ पा रहे होंगे आप। ये आपके पास f ऑफ x आएगा, ये आपके पास x स्क्वायर बाई 2 आ रहा होगा। अगला पॉइंट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स आता है। आपको याद रखना है इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx इज ऑलवेज गिव्स यू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c। तो आपको याद रखना है कि इसका अब आप कर लेंगे, इसको जब आप न्यूमरेटर बनाएंगे x पावर माइनस 2 x पावर n वाले फार्मूले पे बनेगा तो आपके पास ये आएगा। तो ये माइनस यहाँ भी है, माइनस वो भी देगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स दे रहा होगा, एंड लास्ट हम सी ऐड कर रहे होंगे। ये आपके पास में एक क्वेश्चन बन के आ गया जिसको हम फर्स्ट क्वेश्चन का नाम दे देते हैं। आफ्टर दैट हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो f1 पे 1/2 दी गई है। f1 का मतलब देखो, जब यहाँ पे x होता है तो आपके पास ये टर्म होते हैं, तो जब यहाँ पर x की जगह 1 होगा तो जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। मींस आप जब यहाँ पे f1 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/2 प्लस 1/1 प्लस c। और आप देख रहे हैं f1 की ही वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 1/2। देन आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, 1/2 इज इक्वल ये वैल्यू 1/2 प्लस 1 प्लस c। देन 1/2 कैंसिल आउट, आपके पास बच रहा है c इज इक्वल माइनस 1। अब आप ये c इज इक्वल माइनस 1 वैल्यू इक्वेशन 1 में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा देंगे। देन c इज इक्वल माइनस 1 वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन फर्स्ट, देन you easily find the value of f of x is equal x square by 2 plus 1 upon x minus 1। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर है आपके पास 46 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है if f dash of x is equal x plus b, f1 is equal 5 and f2 is equal 13, find value of f of x, find value of f of x, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। करने का अपना क्या अप्रोच है? सेम अप्रोच है जो आपने पीछे सीखा। सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन दैट f dash of x is equal x plus b। पिछली बात को आप रिकॉल करेंगे। इंटीग्रेट on both side with respect to x, और जैसे ही ऐसा आप करते हैं तो इंटीग्रल f dash of x dot dx is equal इंटीग्रल x dx प्लस कांस्टेंट बाहर, यहां पे आपके पास ओनली dx। नाउ आपके पास जो अगला टर्म होगा वो अगला टर्म क्या होगा? ओनली f ऑफ x इज इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस b, यहां पर x प्लस c। ये आपके पास सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आप ध्यान दीजिए, आपके पास दो वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पर, मीन्स हमारे पास दो इक्वेशन बन सकते हैं। तो f ऑफ x पे जब x होता है तो ये वैल्यू होती है। जब हम 1 पे फाइंड करेंगे तो f1 पे फाइंड करेंगे तो वैल्यू कितनी होती है? 5, वैल्यू 5 रखी, और x की जगह पे कितना रखना है इस इक्वेशन में? 1 1, क्योंकि यहाँ पे f1 है तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 आएगा, प्लस ओनली b आएगा क्योंकि 1 चल रहा है, प्लस c। आप देख पा रहे हैं रिवर्स होके आएगा तो कितना आ रहा होगा? 9/2, ओनली 9/2 इज इक्वल b प्लस c। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 5 ये 1/2 रिवर्स होगा, -1/2 बाई 1 एलसीएम 2, 10 - 1 इज इक्वल 9/2। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास? 9/2 इज इक्वल b प्लस c। इस इक्वेशन का नाम दिया हमने सेकंड। आगे अपना काम करते हैं, यहीं से बढ़ लेते हैं। देखिए आपके पास f ऑफ 2 भी दिया गया है, तो यहाँ पे देखो f ऑफ 2 की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर हम 13 रख देंगे। और f ऑफ 2 जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे x की जगह 2 वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। 2 डालेंगे 4 होगा, 4 से 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ रहा होगा, यहाँ पर 2 होगा सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास 2b आ रहा होगा प्लस c। नाउ अगेन आप जब रिवर्स करके लाएंगे तो आपके पास 11 बच रहा होगा, 2b प्लस c। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड होगा। आप इजीली इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही होगी b की और c की। और जब b और c की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे पुट करा देंगे, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा f ऑफ x का इस दिए गए क्वेश्चन के लिए। तो डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब अपने पास सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए आप ध्यान दीजिएगा, b प्लस c इज इक्वल कितना दे रखा है? 9/2 एंड 2b प्लस c आपके पास कितना दे रखा है? 11। ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड था। आप अब ये तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप जितना फास्ट कर पाए उतना फास्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं तो अब बता रहा हूँ तो आपको प्रोसेस के साथ ही बता पाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है? निगेटिव करना है। तो निगेटिव करने से क्या होगा? जो नीचे वाला इक्वेशन है मींस थर्ड नंबर, इसके सभी साइन चेंज होंगे, माइनस होगा, ये भी आपके पास माइनस हो रहा होगा, ये c और ये c कैंसिल आउट हो रहा होगा, -2b में एक 1 भी माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस ओनली 1 भी बच रहा होगा,
यहाँ पे आप -11 में -9/2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सॉरी प्लस करेंगे। आपके पास जैसे -11 है और फिर क्या करना था, +9/2, या इसको आप पहले लिख लेते 9/2 को और -11 करते तो देख लीजिए क्या आएगा। 2 यहाँ लेंगे, ये 22 आ रहा होगा, +9 आ रहा होगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, तो आपके पास -13 आ रहा होगा, /2 आ रहा होगा। मीन्स -b इज इक्वल -13/2, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल 13/2। ये आपके पास में b की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, b इज इक्वल 13/2 वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, किसी में भी रख दें। यदि मैं सेकेंड में रख रहा हूं या थर्ड में रख देता हूं तो थर्ड अपने पास है 11 इज इक्वल 2b, 2 और b की वैल्यू कितनी 13/2 प्लस c, 2 से 2 मर गया, 13 इधर आएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल c आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा तो आपके पास आ रहा होगा f ऑफ x इज इक्वल x² 2 प्लस b की वैल्यू आपके पास 13/2 और आगे x है तो x हो गया, प्लस c मींस -2 है, इज इक्वल 0। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर होगा 47 एंड 47 नंबर क्वेश्चन सेज दैट 47 क्वेश्चन नंबर if f dash of x is equal 8x cube -2x कॉमा f2 की वैल्यू आपके पास 8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में सॉल्व वैसे ही करना है, जो पॉइंट है लिखने हैं। इट इज गिवन दैट f dash of x is equal 8x cube minus 2x। आपको समझ आया? इससे पहले क्वेश्चन समझे हैं आप, कर ये भी लोगे, फिर भी मैं बता रहा हूं। f dash of x is equal 8x cube minus 2x। हमें क्या करना है, f of x फाइंड करना है, तो पहले हमें f dash of x को f of x के फॉर्म में लाना होगा, और ये करने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x वेरिएबल चल रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dx और x लिखो। इंटीग्रल f dash of x डॉट dx इज इक्वल इंटीग्रल 8 बाहर कर लिया पहले से ही, x क्यूब किया डॉट dx लगाया, -2 बाहर किया, x किया डॉट dx लगाया। इतनी बात आई होगा, आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा अपना, ये अपने पास f ऑफ x होगा, यहाँ पे देखेंगे 8 होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की पावर n लग रहा है, मीन्स x की पावर 4/4 -2, यहाँ पर x² 2 प्लस c। देन फाइनल आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल 4 2 8 मीन्स 2x to the power 4 -2 to cancel x² plus c। Equation number first, but here given f2 is equal 8. Now f of x, when f of x, then your equation is based on only x, 2x to the power 4 minus x² plus c।
but when x is replaced by 2, then each term of x is replaced also 2. So dear students, f of 2 के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ 2, x की वैल्यू 2 पावर में 4 माइनस x की वैल्यू 2 पावर में 2 प्लस c इज इक्वल 8। ध्यान दे रहे होंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 2 to the power 4 means 16 to the 32 minus 4 plus c is equal 8। 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 plus c is equal 8 और c is equal minus 28 plus 8 और c is equal minus 20। c is equal minus 20 value put on equation first, then your equation first is here f of x is equal to x to the power 4 minus x square plus c. Here c is equal minus 20, then the final value minus 20. Then your answer f of x is equal to x to the power 4 minus x square minus 20. आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन अपना 48 नंबर होगा। इफ f dash of x is equal a sin x plus b cos x and f dash 0 is equal 4 और आपके पास है f0 is equal 3 f0 is equal 3 and f pi by 2 is equal 5, then find the value of f of x, then f of x। अब आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, बट यहां पर ये जो बात कही गई है f of 0 यहां पर सॉरी f dash of 0 is equal 4, तो पहले तो आपको f dash of 0 पे ही वैल्यू निकालनी है, आफ्टर दैट f of x निकालेंगे और फिर वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारा पहला जो काम है, हम जब सॉल्व करते हैं तो लिख देते हैं, मीन्स अपनी राइटिंग क्या होती है, कुछ देना पड़ता है आपको जैसा आप कर पा रहे हैं। इट इज गिवन दैट, अब आप ध्यान दीजिए आपके पास क्या दिया गया है, f dash of x is equal a sin x plus b cos x। First you integrate both sides with respect to x, then easily you find f of x is equal whatever जो भी, integrate with on both sides with respect to x। आपके पास f dash of x dx is equal integral a sin x dot dx plus b integral cos x dot dx, इस तरह से वैल्यू आ रही होगी। यहां पर जब आपने किया टर्म इंडिविजुअल किए, कांस्टेंट को बाहर निकाला और एक ही बार में आपने लिख दिया। अब अगला पॉइंट f of x देगा आपको, ये f of x देगा sin x का माइनस cos x मींस a cos x प्लस cos x का प्लस sin x मींस b sin x। ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन आया।
सपोज कर लो फर्स्ट है। अब हम काम करते हैं, वन बाय वन काम करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास f डैश ऑफ x की वैल्यू दी गई है ये, और यहाँ पे f डैश ऑफ 0 की वैल्यू 4 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम ना करें आप ऐसे भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जब x होता है तो आपके पास ये वैल्यू होती है, तो जब यहाँ पे 0 होता है तो इसकी वैल्यू 4 हो जाती है। मीन्स जब यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 0 रखें। अब आगे बढ़ते हैं। Here f dash of x is equal a sin x plus b cos x, then f dash 0 पे 4 मिल रहा है आपको तो 4 लिख लिया, और f dash 0 जब आप फाइंड कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूं a और sin 0। जैसे ही यहाँ पे sin 0 रखेंगे तो sin 0 यू नो वेरी वेल दैट वैल्यू इज 0, तो 0 आएगा मींस 0 तो आपके पास 0 ही हो जाएगा। sin 0 0 और a का मल्टीप्लाई तो 0 प्लस b cos 0 वैल्यू 1, देन आपके पास में b की वैल्यू यहां से क्या आ गई 4। अब आपके पास अगला जो काम आता है, अगला काम देख लेते हैं। अगला काम आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर f ऑफ 0 की वैल्यू 3 है। मींस f ऑफ 0 का मतलब अब हमें इक्वेशन फर्स्ट में जाना है। आपके पास एफ एक्स इज इक्वल कितना है माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे वहां पर आपके पास ये दिया गया है और आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 0। आपके पास क्या दिया गया है f0 इज इक्वल 3। तो जब आपके पास 0 रखना है तो यहाँ पे देखो वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है cos 0 की वैल्यू 1। तो जैसे ही आप 0 रखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस a आएगा, प्लस यहाँ पर जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो रहा होगा आपके पास में, b sin x जैसे ही रखेंगे x की जगह 0 डालते ही ये आपका 0 हो जाएगा, और आपके पास में जो इधर की वैल्यू आई वो कितने आई 3, और a इज इक्वल माइनस 3 कह सकते हैं। तो आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखो c की वैल्यू के लिए हमें आगे मिलेगा कुछ f पाई बाई 2 इज इक्वल 5 है, तो f पाई बाई 2 इज इक्वल 5 है, मींस f ऑफ x का प्रोसेस है। अब जहां पे x था वहां पे कितना रखना है पाई बाई 2। तो अब आप देखिए कि जो f ऑफ x वाला फंक्शन था वो कौन सा था, ये माइनस a, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है cos x, तो cos और x की जगह पे पाई बाई 2 प्लस b sin x। सॉरी कुछ थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग हियर। यस, कांस्टेंट c लगाना था आपको, ये मैंने नहीं लगाया हुआ था। जब आप कांस्टेंट c लगा रहे थे आपने लगाया तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपके पास में 0 रखते ही यहां पर माइनस a आया, ये 0 हुआ, प्लस c इज इक्वल 3 आया। देन आप ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस सी इज इक्वल माइनस 3, और इसको आप क्वेश्चन सेकंड दे सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। हमने थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने c नहीं रखा हुआ था, क्योंकि हमें रखना होता है। तो a माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, इज इक्वल ये भी प्लस और माइनस का ले लिया, तो माइनस से एक माइनस गया, एक माइनस बचा, यहाँ पे माइनस इज इक्वल इतना है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर b आ रहा, साइन आ रहा है, और x की जगह पे कितना रख पा रहे हैं आप पाई बाई 2 इज इक्वल कितना है 5। अब आप सबको पता होगा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये तो 0 गया। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो b इज इक्वल यहाँ से कितना आ रहा है 5। और एक गलती यहाँ पे और हुई है, c, अभी यहाँ पे हम c नहीं रख रहे थे, सॉरी, प्लस c इज इक्वल 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं b प्लस c इज इक्वल कितना आया आपके पास 5, क्योंकि c हम एक f ऑफ x पे ही तो वैल्यू रख रहे हैं ना, तो c यहाँ पे भी जाएगा, तो c जब इस पे आया तो 5 आया। अब b प्लस c इज इक्वल 5 आया, ये आपके पास इक्वेशन थर्ड हो गया। अब आपको क्या करना है कि सेकेंड मतलब a b और c के सभी इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए आपको, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इसी में काम करते हैं। b की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, b की वैल्यू कहाँ है अपने पास, b की वैल्यू 4 आई हुई थी,
तो जैसे b की वैल्यू 4 रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 4 c = 1 c बना देंगे। अब जैसे c की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो अपने पास c की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड में क्वेश्चन सेकंड put c = 1 then a - c = 3 a - 1 = 3 a = 4। आपके पास a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू भी 4 है, सॉरी 1 मेरा नहीं, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस है, ये जाएगा उधर -2 आ रहा होगा। आपके पास a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। देन आपका जो फाइनल आंसर है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो फाइनल आंसर आया आपका वो आया a, तो a है आपका -2 मींस -2 sin x प्लस b की वैल्यू 4 है, 4 cos x प्लस c, नहीं f of x देना था, सॉरी f of x देना था, माइनस है, माइनस और ये माइनस प्लस 2 cos x प्लस b 4 sin x प्लस c, तो c की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 1। ये आपके पास में क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। देख लीजिएगा बाय मिस्टेक कहीं पे हालांकि मैंने ध्यान दिया हुआ है बट कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ है वहां पे हमने इंटीग्रेशन वर्ड के कुछ साइनोनिम्स बताए हुए थे। उनमें से एक साइनोनिम था एंटी डेरिवेटिव नाम से, और जो बहुत ध्यान से याद रखना होता है वो भी हमने दिया हुआ था जिसका नाम होता है प्रिमिटिव। और उस प्रिमिटिव वर्ड की बात यहाँ पे की गई है अगले क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे यहां पे कह रहा है राइट द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, दोनों बातें कही गई हैं। राइट द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव of f of x is equal under root x plus 1 upon root x. So very easy. आपको एंटी डेरिवेटिव किसका बताना है, इसका। मीन्स इसकी वैल्यू ये दी गई है और इसका आपको क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। मीन्स सिंपल सी अप्रोच है। जो आपके पास में वैल्यू दी गई है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, यहां पर आप इनका इंटीग्रेशन करेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो जब आप इंटीग्रेट कर देंगे यहां पर लिख दीजिएगा सॉल्व गिवन दैट f of x is equal अंडर रूट एक्स अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स। अब आपको क्या करना है, फॉर फाइंडिंग प्रिमिटिव इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करा देना है, आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। मैं फाइनल वैल्यू अगर लिखने की कोशिश करूं तो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 डॉट dx। राइट हैंड साइड में तो आपका यही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ रखें या ना रखें, इसको आप y कह दो,
y के इज इक्वल होगा, i के तो i के इज इक्वल हो जाएगा। वैल्यू तो इसकी पूछ रहा था, यहाँ पे x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, प्लस x की पावर +1 होगा, -1/2 है, +1 करेंगे, सॉरी, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, जैसे ही 1/2 आएगा तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और प्लस क्या होगा c, देन द फाइनल आंसर 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस c। यही f ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव है। तो आपको ध्यान रखना है, हमें इसे इस तरह से करना था। तो यहाँ से आपकी जो 19.2 एक्सरसाइज है, उन सभी क्वेश्चन का हमने धीरे धीरे सॉल्यूशन बताया आपको। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अब अपने अगले क्वेश्चन होंगे उनकी क्या अप्रोच होगी और वो कैसे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो आपने सीखा हुआ है वो आपने बेसिक फार्मूलों पे, डायरेक्ट बेसिक फार्मूलों पे डिपेंड क्वेश्चन किए हुए हैं। आपके पास x की पावर n, e की पावर x, e की पावर x, sin x, cos x, sec x, tan x, 1/x, मीन्स इन सब पे डायरेक्ट बेस क्वेश्चन थे, वो आपने कर दिए। अब आपको क्या करना है कि जो अब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो वो कुछ इस तरह से होंगे कि पहले उनको बेसिक फार्मूलों जैसा बनाना पड़ेगा। पहले आपको जो सवाल आएंगे, मीन्स क्वेश्चन आएंगे, उनको पहले बेसिक की तरह कन्वर्ट करना होगा, आफ्टर दैट हम कर पा रहे होंगे। तो अगले एक्सरसाइज को शुरू होने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा और उसी की हेल्प से आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं, फिर मैं 1 बाय 1 बताने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ आए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक के इतने क्वेश्चंस में देखा आपने कि आप जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात कर रहा हूं कि यदि आपके पास में a टू द पावर x dx इंटीग्रल a टू द पावर x d, ये बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है। यदि आपको इनके आंसर पूछे जाएं, सॉरी दिए है, तो आई होप आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर लेक्चर में मैंने ये बताया हुआ था आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेन पॉइंट आपका यहाँ पर ये होता है dx, मीन्स d के साथ में जो भी लगा होता है, यदि x लगा हुआ है मीन्स इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। तो इनडायरेक्ट वे में आप ये समझ जाओ, यदि यहाँ पे x ना होके a लगा होता तो फिर आप क्वेश्चन देने वाला आपसे ये कह रहा है कि वेरिएबल अपने आप, a हम जानते हैं कांस्टेंट होता है, बट अकॉर्डिंग द एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर x तो है, सॉरी हम इसमें अभी बताएंगे, लेकिन हम यही की कोशिश कर रहे हैं कि यदि यहाँ पे x है तो वेरिएबल x है, लेकिन अगर हम x ना कहें, यहाँ पे a कह दें, तो फिर जो आपका x है वो एज ए कांस्टेंट होगा, बट a आपका एज ए वेरिएबल होगा। मीन्स आपको याद होगा जब हम इसका फार्मूला ओपन करते थे तो आपके पास आता था a टू द पावर x log base e a plus, बट हियर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x नहीं है। जब आपके पास x नहीं है मीन्स इनडायरेक्ट वे में आपसे बोल दिया गया कि a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, मीन्स आपका जो a की पावर x है वो कन्वर्ट हो गया, जो a है वो क्या बन गया, वेरिएबल बन गया, और जो x है ये क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। क्लियर हो रही है बात? मींस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a की पावर x इज इक्वल x की पावर n। मींस a आपका x जो है वो a बन रहा है और जो n है वो x बन रहा है। इस बात को ध्यान देना होता है। मींस ये a या x या r या t या p या q या थीटा, मतलब कुछ भी आ जाए, जो आएगा वही वेरिएबल होगा, उसी के रिस्पेक्ट में आपको और उसी के टर्म में इंटीग्रेट करना होता है।
तो यदि मैं इसकी बात करूं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है कि ये तो x की पावर n जैसा बिहेव कर रहा है, ये तो हो गया अपना n और ये हो गया अपना x। तो हमें रखना इन्हीं के टर्म में, मींस यहां पर देखो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, तो x का काम तो a कर रहा है और n का काम x कर रहा है, तो x+1 अपॉन x+1 प्लस c। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं dx की, dt की, dx की, dp की, d थीटा की, अब इनका हमें इंटीग्रेशन करना है, या dy की, मैं इतने की बात कर रहा हूं। तो ये जो dx है या dt है या p dp है, d थीटा है या dy है, तो इनका मतलब होता है, dx का मतलब है द स्मॉल पार्ट ऑफ द x, मतलब एक x होता है आपका और x का बहुत ही स्मॉल पार्ट है। और आपने फिजिक्स में सीखा होगा कि जब आपके पास में एक बड़ी क्वांटिटी होती है या बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज होती हैं और उन सबको जोड़ दिया जाता है तो बड़ी क्वांटिटी बनती है, मींस एक बड़ी क्वांटिटी का बहुत छोटा सा पार्ट लिखा हुआ है। और ये जो साइन होता है ये इंटीग्रल का एज ए समेशन होता है, मींस सम करना। तो जो स्मॉल पार्ट ऑफ x है dx, इसको हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो x लिखते हैं, देन उसी तरह से इसको t लिखेंगे, इसको p लिखेंगे, इसको थीटा लिखेंगे और इसको y लिखेंगे। आई होप आपने फिजिक्स में पढ़ा है, खूब पढ़ा हुआ है। तो इन बातों को ध्यान रखना है और हमें देखना है कि जैसे हमसे ऐसे कह दिया जाए, एक क्वेश्चन छोटा सा ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ f of x इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास में हमने क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ f of x स्क्वायर प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 1। तो जो आपका x स्क्वायर प्लस 1 है ये कैसा भी है, जब आप x के रिस्पेक्ट में करते थे तो dx लिखते थे, बट अब क्या करोगे, अब आपको कैसा लिखना पड़ेगा, अब आपको d और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 1 के, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1। मींस आपका क्वेश्चन टोटल क्या बनेगा, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या गिवन है आपको, f of x इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 और इसका हमें क्या फाइंड करना है, प्रिमिटिव। हम क्या करेंगे यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर प्लस 1 की, मींस हम यहाँ पे लिख रहे होंगे x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर d x स्क्वायर प्लस 1। आई होप समझ आया होगा आपको। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 d x स्क्वायर प्लस 1, अब इसके रिस्पेक्ट में करना था। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि मैं इसको t कंसीडर करूं, यदि मैं इसको t कंसीडर करूं तो क्या यहाँ पे t होगा, तो अल्टीमेटली क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, t प्लस 1 dt, आप देख पा रहे हैं। अब आप इसलिए जब इसका कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, तो 1 का dt आएगा, मीन्स आप इसको सही से लिखेंगे तो t dt प्लस 1 dt मीन्स ओनली dt, a small part of t, small part of t, then t square by 2 plus t और प्लस c। अब आपने t की जगह पे जो लिया हुआ था रख दो, खेल खत्म। t की जगह क्या लिया हुआ था, x स्क्वायर प्लस 2 और आपके पास में क्या आया 2 प्लस t की जगह कितना आ रहा था, x स्क्वायर प्लस 1 लिया हुआ था ना शायद, t की जगह पे 1 लिया हुआ था, सॉरी 1 और ये 1 प्लस, इस तरह से आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी और बस ऐसे ही क्वेश्चन है यहाँ पे हमें अभी आगे देखने की, हम लेट करेंगे कुछ, मतलब जो मेथड होगा वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपसे क्या कहता है, कैसे करना होता है, वो तो हमें डिस्कस करना ही है, बताएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी वन बाय वन जो भी चल रहा है।
तो अब आगे देखते हैं। एक छोटी सी बात और करते हैं। यदि आप सबको ये कह दे, एग्जाम्पल सेकंड है, और एक पॉइंट भी होता है, ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि अभी तो हमारा ये 12th क्लास होता है और इससे बहुत आगे इंस्टीट्यूट बैठा हुआ है जिसका नाम आईआईटी से होता है, और आप जानते हैं आईआईटी, तो आईआईटी जैसा भी इंस्टीट्यूट इस पे काम करता है और वो चीज़ों को बहुत ही हाईटेक लेवल पे लेके जाता है। तो हमें बेसिक चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, तो उन्हीं के हिसाब से मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ इस चैप्टर में, कि यदि आपसे कह दिया जाए फाइंड द ग्राफ ऑफ इंटीग्रल x dx, देन हमें क्या करना है, हम कैसे इसका ग्राफ बना पाएंगे, और यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमें क्या देगा, कौन सी बातें बताएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम आगे अभी देखेंगे तो हमें पता चलेगा। हम आंसर इसका जब दे रहे हैं तो हमें पहले ही लिख लेना है, ये बात याद रखनी है कि द इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन represent family of curve, मीन्स जो इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन होता है, इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन होगा, जो भी आपके पास में क्वेश्चन होगा इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन का, वो हमेशा अपने ग्राफ में एक कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कर्व बनाएगा। अब कैसे बनाएगा, जैसे हमने दिया हुआ है, तो आपको पता है कि इंटीग्रल x dx लिखा हुआ है, तो आप इसका अभी ऐसे तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको पता है कि यही बात दूसरी तरह से किसके इज इक्वल होती है, तो दूसरी तरह से ये x² + c के इज इक्वल होती है, आपको पता चल गया। देन इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आपको ही पता है, आपने 11th क्लास में पैराबोला पढ़ा हुआ है, तो पैराबोलिक इक्वेशन जैसा लग रहा है आपको, x² दिया गया हुआ है, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव x² है मीन्स, और देखो आपको ध्यान देना है कि ये बाई 2 लिखा हुआ है, जब बाई 2 होगा मीन्स, जैसे मान लो आपके पास में पैराबोला होता है इस तरह से, ऐसे यहां से शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो जब अगर हम उसको हाफ करेंगे तो पैराबोला थोड़ा सा बाहर की ओर फैल जाएगा, थोड़ा सा बाहर की ओर फैल जाएगा हाफ पैराबोला, तो मीन्स ये हाफ पैराबोला इधर आएगा, ये ऐसे इस तरह से। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये जो आपने फॉर्म बनाया, मीन्स ग्राफ बनाया, ये ग्राफ तो सिर्फ x² / 2 का है, तो आपका क्वेश्चन है हमें ग्राफ चाहिए किसका, इसका चाहिए, और इसमें क्या आया हुआ है, +c भी आया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, और आपने डेफिनेशन में जैसा कि सीखा हुआ है कि हम डेफिनेट नहीं है, तो अल्टीमेटली जो आपका ये वाला ग्राफ बना, ये तो अभी हम इसको ये भी कह सकते हैं x² / 2 + 0 कह सकते हैं। तो सर जिस दिन ये x² + 0 ना होके x² / 2 + 1 हो गया, तो हमारे कहने का मतलब है +1 हम ऊपर की ओर ले जाएंगे और ग्राफ को यहां से चला देंगे, ऐसे आ जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पे अब जो ये ग्राफ बन रहा है, ये क्या बन रहा है, x² / 2 + 1 का। तो सर जिस दिन +2 हुआ तो हम ग्राफ को और थोड़ा सा ले जाएंगे ऊपर, मीन्स 2 पॉइंट ऊपर खींच देंगे, 2 पॉइंट ऊपर खींच देंगे। अब जैसे हम 2 पॉइंट ऊपर खींच रहे होंगे तो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा x² / 2 + 2 का। तो सर जिस दिन -1 का हुआ तो आपको एक पॉइंट नीचे खींच देना है, आप एक पॉइंट नीचे खींच दे रहे हैं, तो ये x² / 2 -1 का आ गया। तो मीन्स इस दिन x² / 2 -5 होगा तो हम 5 यूनिट पीछे खींच देंगे, तो आपके पास आ रहा होगा x² / 2 -5। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि जो
ग्राफ आ रहे हैं, ये कैसे ग्राफ आ रहे हैं? पैरेलल कर्व बन रहे हैं, कर्व ये पैरेलल बन रहे हैं, मींस आपस में टच कहीं नहीं करेंगे और बनते चले जाएंगे। मींस नीचे नीचे या ऊपर ऊपर जैसे माइनस प्लस होगा वैसे बनते चले जाएंगे और बहुत सारे कर्व बनेंगे और पैरेलल कर्व बनेंगे, सभी पैरेलल कर्व बनेंगे। तो आपने देखा कि जो हमारे पास ग्राफ ऑफ इंटीग्रल x का है तो वो हमें क्या बताता है? पहली बात तो ये होती है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, मतलब कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड बात ये आती है कि ऑल द इंटीग्रेशन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कि जितने भी आपके ग्राफ हो रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे कैसे आ रहे हैं? पैरेलल ग्राफ बन रहे हैं। तो पैरेलल ग्राफ बन गए। तो एक अच्छी चीज और यहाँ से आती है कि सर जिस दिन हम x नॉट पे x इज इक्वल मान लो x नॉट है, बहुत छोटी सी वैल्यू, यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे तो जब हम एक लाइन खींचेंगे तो ईच पॉइंट सेम लाइन पे कट रहा होगा, मतलब एक ही पॉइंट पे सारे कंडीशन सारे पॉइंट आ रहे होंगे एक ही लाइन पे, आप देख पा रहे हैं ऐसे सीधे सीधे। तो कंडीशन आ रही है कि सर जिस दिन मैं यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दूं, मींस ऐसे एक टेंजेंट खींच दूं, या जिस दिन मैं ऐसे टेंजेंट खींच दूं, आप ध्यान दे रहे होंगे, या ऐसे टेंजेंट खींच दूं या ऐसे टेंजेंट खींच दूं, ये टेंजेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है उसमें आने वाले जितने ग्राफ होते हैं उन ग्राफ में जो ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट होती है उन टेंजेंट की स्लोप हमेशा इक्वल होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आने वाले या बनने वाले जितने भी ग्राफ होते हैं उन सब में खींची जाने वाली जो स्लोप होती है, सॉरी टेंजेंट लाइन होती है, ये टेंजेंट लाइन है, वो टेंजेंट लाइन का जो झुकाव होता है, स्लोप होती है, वो हमेशा इक्वल रहती है। आप यहां से ले जाए इस पे या इस पे कहीं से भी, चाहे x² 2 -5 वाला ग्राफ रहा हो, चाहे x² 2 -1 वाला रहा हो, चाहे x² 2 +2 वाला रहा हो, जब आप एक x = x0 पे एक लाइन वर्टिकल डाल के और टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो सभी टेंजेंट इक्वल होंगे, ठीक। तो द इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑल स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल, ये आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस आज के लेक्चर को यहीं पे हम ओवर करते हैं और कल जो अपना अगला लेक्चर होगा उसमें हम बस इसी से आगे चलेंगे और अगले एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे और क्या तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, और भी हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं, उन सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की। आप बस ध्यान से देखते जाइए, आपके सभी क्वेश्चंस और जो भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर होगा धीरे धीरे। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप भी ईमानदारी से पढ़ाई करें, मतलब ये लेक्चर देख रहे हैं तो भी आपको ईमानदारी से पढ़ना है। आप दूसरा लेक्चर देखते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट का देखते हैं या किसी दूसरे एजुकेटर का देखते हैं, तो आपको बस ध्यान से देखना है उसको और करना है, आपको सब कुछ समझ आएगा। और बस ठीक है, मैं ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता हूँ और कभी नहीं करता हूँ, ये मेरी अपनी हैबिट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोज़ और मिलते हैं अगले लेक्चर में।